तो हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर होगा कूलाम के नियम। तो हम लोग कूलाम का नियम आज पढ़ेंगे। तो आइए कूलाम का नियम हम लोग पढ़ें। तो ये कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, इसे आप इंग्लिश में लिख लो। तो ये होगा भाई कूलम्स लॉ। यहां पर कूलाम का हम लोग नियम पढ़ेंगे। ओके, कुछ चीजें हम लोग पहले जानते हैं, तब उस नियम पर हम लोग आएंगे। पहली चीज की ये, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी आते हैं चार्ज आवेश की। पहली बात की ये कि जो प्लस और प्लस आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर एक प्लस और एक माइनस रहा तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे। बड़े मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा। आइए देखते हैं। पहली चीज की हम लोगों को एक देखना है कि बिंदु आवेश का यहां जिक्र आएगा। उससे पहले एक चीज और आएगा, वैद्युत बल हम कह सकते हैं, वैद्युत बल। आइए इन दोनों चीजों को हम समझाते हैं बेहतर ढंग से, तब हम लोग इस कूलाम के नियम को आसानी से समझ लेंगे। आइए देखें, बिंदु आवेश का मतलब है कि एक ऐसा आवेश जिसका आकार बहुत छोटा हो, ना बहुत छोटा हो, ये बिंदु आवेश नहीं है। बिंदु आवेश का तात्पर्य यह है कि अगर कोई एक आवेश है, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि ये शेप जो है गोलाकार ही हो सकती है, किसी दूसरे शेप का नहीं ले सकती। तो एक वस्तु ये है और एक आवेश ये है, दो आवेश, एक आवेश ये और एक आवेश ये, इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए। मतलब कि इनके आकार की तुलना में इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तो इस तरह के आवेश को कहते हैं बिंदु आवेश। इस तरह के आवेश को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। भाई साहब पहले यहाँ थे ना, अब इनको इतनी दूर कर दिया जाए तो इसकी आकार की तुलना में इसके बीच की दूरी ज्यादा है, तो वो बिंदु आवेश आता है, उसे हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। ओके, दूसरी चीज, एक वैद्युत बल, जैसे आप सोच रहे थे कि एक कांच के टुकड़े को हम क्या करते थे, उसे आवेशित करते थे रगड़ कर, और जब ये आवेशित हो जाता था ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता था। हाँ, करने लगता था भाई, ये आकर्षित करने लगता था। सोचो ये क्यों करता था यार? ये एक आवेशित वस्तु है और एक आवेशित वस्तु बल लगाती है, ये अनावेशित है। अच्छा, यही काम एक दूसरे ढंग से करके देखो, 1 प्लस समथिंग माइनस माइनस माइनस। ये चलो कांच रहा, ये चलो मान लो रबर है, तो कांच पर धन और रबर पर ऋण। तो बताओ ये एक दूसरे को क्या करते थे? आकर्षित करते थे। इस बल का नाम होता है वैद्युत बल। मतलब कि एक आवेशित वस्तु या एक आवेश दूसरे आवेश या दूसरी वस्तु पे जो बल लगाता है, उस बल का नाम होता है वैद्युत बल। तो आपको मेरे ख्याल से इतनी बात अगर समझ में आई, तो अब आते हैं हम लोग कूलाम के नियम पर। आइए कूलाम के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कूलाम का नियम ये है कि भाई एक यहां पर स्थिर बिंदु आवेश है, भाई स्थिर एक आवेश यहां पर Q1 रख दिया जाए, यहां पर एक आवेश Q2 रख दिया जाए। ये दोनों जनाब प्लस प्लस हैं, एक जैसे आवेशित हैं। इनको कुछ दूरी पर रखा गया है, मान लेते हैं दूरी इनकी क्या है? R है। तो जैसे इनको रखा जाएगा, ये वाले भाई साहब इनको बल लगाएंगे बाहर की तरफ, तो ये कहां कम होने वाले? ये इस पे लगाएंगे बाहर की तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। अच्छा, यही काम एकदम एग्जैक्टली यही काम
हम एक दूसरे चार्ज के लिए करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है चार्ज एक प्लस Q1 है, चलो एक माइनस Q2 है। अब ये दूर नहीं भगाएंगे बल्कि पास बुलाएंगे, तो पास कैसे बुलाएंगे? देखो जब ये प्लस है ना, ये माइनस है ना, तो इनमें होगा क्या भाई? आकर्षण। हाँ, ये रहा आपका, ऐसे खींचेंगे तो इनमें हो जाएगा आकर्षण, ऐसा। ओके, हम दो चीजें समझ गए कि यहाँ पर अगर एक जैसा आवेश होगा मतलब समान नेचर का तो प्रतिकर्षण, अगर विपरीत नेचर का होगा तो आकर्षण। इतनी बातें तो क्लियर है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो काम किया गया था, ये एक था बैलेंस, टार्सनल बैलेंस में ये काम किया गया था। तो ये टार्सनल बैलेंस एक इसको हम लोग प्रायोगिक ढंग से देखे थे, उन्होंने देखा था कूलाम ने, और ये एक्चुअल कूलाम देखे थे कितने में भाई? कूलाम ने देखा था इसे 1785 मतलब 1785 ईस्वी में उसको बताए थे कि इस तरह का बल, उसने उसको एक वैज्ञानिक एक प्रैक्टिकली ढंग से इसको कैलकुलेट किया था। आइए हम लोग इस पे आते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा बहुत बेहतर ढंग से। तो इन्होंने पाया कि जो लगने वाला बल है इसके और इसके बीच में या फिर इसके और इसके बीच में, यह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पहली चीज इसने पाया। और दूसरी चीज ये पाए कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या थी? बीज समानुपाती। ऐसा ला बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इसको हम अभी स्टेटमेंट इसका देते हैं। तो ये क्या हुआ कि इस पे बल लगाता है, ये इस पे बल लगाता है, ये इस पे बल लगाता है। तो इसमें दो स्टेटमेंट हमने इसमें कैलकुलेट करके, तो इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बताते हैं कि ये कूलाम का नियम क्या है। तो इसी बात को आपको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे इस कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है बताइएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन बल भाई? वैद्युत बल। और अगर आपने वैद्युत बल कह दिया तो इसमें दोनों तरह का नेचर हो सकता है, आकर्षण हो या फिर क्या हो सकता है? प्रतिकर्षण हो सकता है। तो क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या है? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या भी अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के नहीं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा इसमें बढ़ाना पड़ता है भाई। और वो बढ़ाना ये पड़ता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना पर्याप्त नहीं है। तो इतना पर्याप्त नहीं है तो इसमें और क्या जोड़ोगे? जोड़ो भाई, कुछ जोड़ दियो कि
तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली, यह बल दोनों आवेशों, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ओके, ये देखिए जो स्टेटमेंट है इसे आप पहले लिखेंगे शुरू में, कूलाम का नियम, फिर ये स्टेटमेंट। ये फार्मूला डिराइव करने का तरीका है, तो हम इसे भी मिटाएंगे तो फार्मूला डिराइव कर देंगे। तो मैंने स्टेटमेंट इसी से बना के लिख दिया। अब आपको इस बात को मैं समझाता हूं कि ये बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कैसे होता है। जैसे आप सोचो कि ये आवेश यहां और यहां होते, तब बल की दिशा कैसी होती, इस तरह से हो सकती थी। अगर यहां पर Q1 होता और ये Q2 होता, अगर यही आवेश इस ढंग से होते भाई कि यहां प्लस Q1 और यहां पर प्लस Q2, तब आवेश लगने वाले बल की दिशा, मतलब कि ये हमेशा लगने वाले बल की दिशा इसी को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होगी, चाहे वह जिधर से भी लग रहा हो। आइए आपको स्टेटमेंट में मिटाता हूं और इसके बाद अब मैं चलता हूं इसके फार्मूले की डेरिवेशन में। तो थोड़ा सा फार्मूले के डेरिवेशन में स्टेटमेंट आपको पहले लिखना है और फिर इसके बाद यहां हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए देखा जाए। आइए, तो इसका जो फार्मूला बनेगा, तो हम लोग इसमें देखिए कि इसका सूत्र हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। हमने देखिए यहां पर दिखा दिया, उसके स्टेटमेंट के आधार पे इस पे लगने वाला जो बल होगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आप यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें कोई साइन नहीं लिया गया, कोई चिन्ह नहीं लिया गया। इसका मतलब ये है कि ये कैसा है भाई, दोनों के परिमाण से मतलब है। अगर ये 5 कूलाम का आवेश है, ये -6 कूलाम का आवेश है, तो केवल हमको 5 और 6 से मतलब है, ना कि प्लस और माइनस से मतलब है। राइट, अच्छा, तो आइए इन समीकरणों को मिलाते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिला दियो भैया, तो इसमें बनेगा क्या भाई, F प्रोपोर्शनल टू, ये बेचारा ऊपर है तो इसे हम ऊपर लिख लेते हैं, और ये R स्क्वायर नीचे है तो हम लोग इसमें नीचे लिख लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, इसे हम स्मॉल k से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, K क्या है बोलो भाई, जहां के स्मॉल के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये है अनुक्रमानुपाती नियतांक। अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए, इसका मान कुछ होना चाहिए। तो इसका मान होना चाहिए, उसके साथ साथ ये किसी बात पर निर्भर करता है। तो इसकी जो निर्भरता है वो हम थोड़ा चेक कर लें। तो इसकी निर्भरता जो है वह 2 बातों के लिए है। निर्भरता, पहली चीज कि ये आवेश के आवेश जो इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक की पद्धति होगी, उस पर निर्भर करेगा। तो मात्रक की पद्धति पर ये निर्भर करता है, यानी कि ये मात्रक अगर CGS में है तो इसके का मान कुछ अलग होगा, अगर ये MKS में है तो इसके का मान कुछ अलग होगा। राइट, दूसरी चीज कि ये इनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम मतलब इनके बीच का माध्यम कैसा है, इस बात पर यह निर्भर करता है। अच्छा, अब इसको हम लोग 2 तरह से इसे हम लोग डिराइव करते हैं। कई तरीके में बताऊंगा आपको, सभी जगह एकदम काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको कूलाम के नियम में। तो इसमें हम 2 तरीके लेते हैं। पहली चीज ये कि अगर ये Y में हो या निर्वात हो,
तो भाई साहब हम लोग लिख दें वायु या किसके लिए, निर्वात के लिए। तो अगर ये वायु अथवा निर्वात की बात की जाए के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, तो वायु अथवा निर्वात के लिए क्या होगा देखते हैं। अच्छा, तब इस k का मान निकल कर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे बच्चों पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां लिख भी दूं, इसे क्या पढ़ते हो आप, एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ते हैं, और जीरो भी पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब इसके बाद ये है क्या, ये एक्चुअल जो है ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता इसे कहते हैं, निर्वात की ये वैद्युतशीलता है। इसका मान हम लोग एक जगह निकालेंगे। तब ये फार्मूला कैसा बन गया भाई, तब ये फार्मूला आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ऐसा इसका मान हो गया भाई, ये फार्मूला इस ढंग का बन गया। तो ये फार्मूला आपको बहुत जगह काम देगा, तो आप इसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके साथ साथ जब इसमें k की वैल्यू फाइंड की गई, k का वैल्यू, k का मान निकाला गया, तो इस k का मान इसमें से आता है k बराबर इसी का मान जो आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसका मान 9×10⁻⁹ मात्रक। इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे यहां से। देखिए हमें किसका मात्रक चाहिए भाई, किसका किसका, इस k का। तो आप इसे यही रहने दो, इसको आप यहां भेज दो, तो F मतलब न्यूटन और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे कूलाम स्क्वायर। तो इसमें इसका हो जाएगा मात्रक, क्या मात्रक होगा भाई, यहां मैं लिख देता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक बन जाएगा। तब एक फार्मूला जो बनेगा वो फार्मूला इस ढंग का रहना होगा कुछ, ये फार्मूला होगा 1/F = 9×10⁹, 9×10⁹ Q1 अपान Q2, Q1 अपान Q2 नहीं, Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अच्छा, यही बात अगर किसी मात्रक के लिए किया, किसी माध्यम के लिए किया, जैसे मैंने ये सब मामला किसके लिए किया, निर्वात के लिए। अगर ये माध्यम होता तब इसको हम मिटा देते हैं इधर तक, अगर ये माध्यम होता तब कैसा होता, इस बात को थोड़ा सा देखिए। अच्छा, अगर ये माध्यम होता तब क्या होता, आओ भैया, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं माध्यम के लिए। तो यार माध्यम के लिए क्या रहता, तो अब यही जो फार्मूला था ये मीडियम के लिए बन जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ यहाँ k हो जाता, और ये Q1 अपान Q2, Q1 × Q2, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत मिस्टेक से बोल गया, Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर लिखा सही है। तो ये आपका इसमें इस तरह का फार्मूला बनता, जिसमें से k जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक होता। तो हम यहां लिख लेते हैं, जहां k, ये कैपिटल K है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इसे हम लोग एक जगह पढ़ेंगे, तो ये एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि इसी फार्मूले को हम ऐसा भी बना सकते थे, एप्सिलॉन केवल लिख लें और के एप्सिलॉन नॉट को यहां से हम हटा दें,
तो भी फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। आई साहब देखे तो एफ एम बराबर, एम मतलब मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन Q1 Q2 अब R², ऐसा एक फार्मूला ऐसा भी बन जाए भाई। अब चलो ऐसा अगर फार्मूला बन गया ना तो कुछ चीजें और भी चेक कर लें। के की वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि के का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। वाई अथवा निर्वात के लिए अप्रॉक्सिमेटली लिया जाता है, निर्वात के लिए थोड़ा एक ही एग्जैक्टली होता है और वाई के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हम लोग एक ही ले लेते हैं। और इसकी वैल्यू 80 या 81 होती है। इसके लिए जल के लिए तो हम इसमें जल, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है किसके लिए, अगर धातु रही तो इसको हम थोड़ा सा याद रखेंगे। आइए इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, भाग दे दियो भैया दोनों में, आ जाओ। इसको मत बनाओ भाई, हम तो कहेंगे इसे मत बनाइए, इसे बनाइए समीकरण नंबर 2। आइए लाल और काला, लाल और काला, तो आइए एफ बाई एफ एम बराबर कितना होगा, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो क्या रखते हैं यार, मुझे लग रहा है कि ये के 1 बाई नीचे आ जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये के यहां आ जाएगा। तो भाई अगर हमें मीडियम में मीडियम में किसी माध्यम में बल निकालना होगा तो उसका निर्वात में जो बल होगा उससे उसके हम लोग क्या करेंगे, परावैद्युतांक से भाग दे देंगे। तो जैसे देखिए आपको मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। एक यहां पर और एक यहां पर दो वस्तुएं हैं और ये इनके बीच का जो माध्यम है वो मान लो चलो y है, ये आवेशित हैं Q1 और ये Q2 है। तो ये जितना भी बल लगाते होंगे और इनके बीच में दोबारा क्या किया गया कि इसके बीच में कुछ माध्यम भर दिए गए, ये माध्यम होंगे और आवेश वही है, दूरी भी वही है। तो इस बल का मान घट जाता है। अगर मान लो ये जल होता तो कितना घट जाता, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि एफ एम बराबर एफ बटा कितना आ जाता, 80। तो जो बल आया था उसमें 80 की भाग देनी है, यानी कि वह बल क्या हो जाता, 1/80 हो जाता। तो यानी कि बल का मान क्या कर जाता भाई, घट जाता ना। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इससे याद ये रखिएगा कि अगर आवेश निर्वात में है तो निर्वात में रखा गया है तो उसमें उस पे लगने वाला बल जितना होगा, अगर उसी आवेश किसी माध्यम के अंदर रख दिया, माध्यम उसके बीच में रख दिया जाए तो उस बल का मान क्या कर जाता है, घट जाता है। कुछ हम लोग इस कूलाम के नियम में कुछ चीजें और भी जानना चाहेंगे कि आपको बढ़िया जानकारी इस कूलाम के नियम की हो जाए। तो आइए पहली चीज ये कि ये जो नियम है वह 10 के पावर -15 मीटर, जिसको हम लोग नाभिकीय दूरी कहते हैं भाई, ये नाभिकीय दूरी ठीक से अधिक दूरी के लिए सत्य है, से अधिक दूरी के लिए सत्य है। मतलब कि इससे छोटी दूरी के लिए हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। 10 के पावर -15 मीटर अगर दूरी जो नाभिकीय दूरी होती है तो उसके से बड़ी जो दूरी रहेगी उसके लिए ये सत्य होगा, ये नियम। और हाँ, जो कूलाम के नियम में बल आता है वो बल संरक्षी होता है। तो बल कैसा होता है, इसके लिए संरक्षी होता है। संरक्षी बल आप जानते हो कि एक ऐसा बल जिसके द्वारा किए गए कार्य को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे संरक्षी बल कहते हैं। या फिर ऐसा कह दो कि एक ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य किन किन बातों पर निर्भर करता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, उसके बीच के पथ पर यानी रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि यह बल जो होता है द्विवस्तु अंतर क्रिया बल है।
अंतर क्रिया बल है। ओके, ये कूलाम के नियम में जो बल है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये द्विवस्तु अंतर क्रिया बल का मतलब, जैसे देखो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, और इस वस्तु में बल लग रहा है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इस पे मान लो ये Q1 हो, ये Q2 है, तो इस पे बल लग रहा है जितना को, चलो हम इस बल को कह देते हैं कि 5 न्यूटन का बल ये दोनों वस्तु में एक दूसरे पे लगा रही थी। इसके बाद यहां से कुछ दूरी पर ऐसे एक दूसरी वस्तु ला के रख दिया गया, इस पे आवेश चलो Q3, कुछ दूरी यहां से कुछ दूरी यहां से समथिंग। तो इस तीसरे आवेश के आने से इन दोनों पे जो लगने वाला बल होगा, इस आने से इस दोनों पे लगने वाला जो बल होगा उसका मान नहीं बदलेगा, यानी कि ये दोनों पे लगने वाला बल अब भी 5 न्यूटन का बरकरार है। इस तीसरे के आने से इस दोनों पे लगने वाले बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अच्छा, कुछ और भी बातें डिटेल कर लिया जाए। एक चीज और है कि ये जो नियम है ये केवल गोलाकार शेप के लिए सत्य है। मैंने बिंदु वस्तु आपको शुरू में बता ही दिया, तो बिंदु आवेश, तो ये केवल गोलाकार। अब जैसे ऐसी कोई वस्तु रहेगी या फिर इस तरह की रहेगी और ये आवेशित हो जाए, तो हम लोग कूलाम के नियम में इस पे नहीं लगा सकते, नहीं लगा पाएंगे। इस पे इसलिए लगा पाते हैं इस पर कि इसका आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर तो वितरित है, लेकिन इसका व्यवहार कहाँ होगा कि जैसे मानो कि ये आवेश इसके केंद्र पर स्थित है, इसलिए इस पर हम लोग कूलाम का नियम अप्लाई कर सकते हैं और इस जैसी वस्तुओं के कूलाम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको बेहतर जानकारी कूलाम के नियम की दी गई। तो इसी के साथ ये धन्यवाद।